नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपराजिता और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में जियो जिंदगी विद अपराजिता। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने काम से न सिर्फ अपनी फील्ड में नाम कमाया है बल्कि हजारों लोगों को उनकी स्किन और उनकी कॉन्फिडेंस दोनों वापस दिलाई। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति सुमन, एक प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट जिनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है। स्वाति जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। स्वाति जी, आज के बातचीत की शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि कुछ हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई, आपके बचपन और आपके बारे में कुछ शब्द आप हमारे से शेयर करें तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम, बिल्कुल। मैम, मेरा बर्थ एंड मेरी एजुकेशन, स्कूलिंग, हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सब चीज़ यहाँ पटना से ही हुआ। जी। और 12th करने के बाद मैंने प्रिपरेशन करके फिर MBBS में एडमिशन लिया। उसके बाद आफ्टर MBBS मैंने कुछ साल एम्स पटना में काम किया एंड उसके बाद अगेन प्रिपरेशन एंड MD करके वापस से मैं एम्स गोरखपुर में गई, वहाँ काम किया। एंड फिर जो कि मेरा डिपार्टमेंट था डर्मेटोलॉजी, तो इसमें है कि एस्थेटिक इज़ वेरी जी। पॉपुलर दीज डेज। तो एस्थेटिक के लिए मैंने अलग से इसके लिए फेलोशिप का कोर्स किया जाके बैंगलोर में, और वापस से मैंने फिर अपना काम शुरू किया। तो फिर पटना आई, जो कि पटना मेरा प्राइम सिटी रहा है, होम टाउन रहा है, तो वापस से यहीं पे आके मैंने काम फिर शुरू किया। क्या बात है! आपने इतने कम समय में इतने एम्स के हुए से भी गुजरते हुए यहाँ तक आ गए और अपने प्रदेश में आकर अपनी सेवाएं देने की जो आप में इच्छा जागृत हुई, वो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है कि आप अपने जगह आकर अपने रूट्स के साथ यहाँ आकर आप काम करना चाहिए। और इस सफ़र के दौरान कहीं कुछ ऐसा लगा कि वापस पटना जाना सही होगा या नहीं? हाँ मैम, जैसे बहुत सुना है कि लाइक डर्मेटोलॉजी है, ये बहुत ग्रोइंग ब्रांच है एंड पटना अब काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड भी हो चुका है डॉक्टर्स जी, के जी। लिए। एंड स्पेशली यहाँ पे काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट पहले से हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। तो बहुत लोगों ने बोला कि तुम पटना जाओगी तो वहाँ पे तुम्हें इस्टेब्लिश करने में इट माइट टेक लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। बट मैंने बोला कि ठीक है तो अपना घर एक बार यहाँ से शुरू करके देखते हैं कैसा है। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया एंड अभी होप पे हूँ कि सब अच्छा देखिए, हो। ये यूथ के लिए बहुत ही सही है। वो लोग भी तो आपसे आपकी ज़िंदगी के इस सफ़र को देखेंगे कि कैसे आपने सब बाहर के एम्स में अपनी पढ़ाई की, लेकिन वापस इस भीड़ भरे पटना में भी और इन डॉक्टरों की क्राउड में भी आपने अपनी बहुत अच्छी शुरुआत की है। और जैसा हम लोगों को भी अभी समाज में है, सभी लोगों से पता चलते रहता है कि आपके पेशेंट्स आपसे बहुत सैटिस्फाइड रहते हैं। पहले तो आपकी इतनी प्यारी मुस्कुराहट से ही वो खुश हो जाते हैं और फिर उनके अंदर वो जोश, वो जुनून जो आप डालती हैं, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। थैंक यू मैम। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि स्किन की आप स्पेशलिस्ट हैं और अभी हमारे यूथ के अंदर अपने आप का केयर करने का तो इच्छा है, मगर वो लोग बहुत शॉर्टकट्स चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि तुरंत कुछ ऐसी दवा मिल जाए जिसको वो लगा लें या खा लें और ग्लो आ जाए। एग्जैक्टली। और हम लोग जो हम 50 प्लस की लेडीज़ हैं, वो ये सोचते हैं कि हम लोगों ने तो बहुत दिनों तक कभी साबुन नहीं लगाया, कभी ये नहीं किया, वो नहीं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में रहे, तब किसी तरह से स्किन ठीक-ठाक रह गया। लेकिन अब के बच्चे के पास उतना पेशेंस नहीं है, तो उन लोगों को स्किन केयर को मेंटेन करने के लिए या इनिशियल स्टेज में उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उनके स्किन में ग्लो तो रहे, साथ-साथ समय भी कम लगे? जी मैम, बहुत सही सवाल पूछा है आपने।
और ये आजकल का जो यूथ है और आजकल के जो लोग हैं, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जी, उनमें ये बहुत प्रॉब्लम है कि दे आर वेरी मच यूज्ड टू फॉर द सोशल मीडियाज एंड एवरीथिंग। तो दे जितना भी वो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स देखते हैं, दे आर लाइक कि जो भी देख रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग, दे आर जस्ट पुटिंग इट, अप्लाइंग, और उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है, उसके बाद वो लोग दौड़ते हुए आते हैं कि मैम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो कुछ कुछ ऐसी टिप्स हैं मैम, जो कि 4-5 टिप्स हमें अपने डेली रूटीन में, स्पेशली स्किन केयर रूटीन में अपनाना ज़रूर जी, चाहिए, जी, और ये निरंतर अभ्यास से ही संभव हो सकता है। जी, जैसे मैं बोलूँगी कि सबसे पहला स्टेप हमें अपनाना चाहिए वो है कि क्लींजिंग, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीज़न मैम, और इस सीज़न में जहाँ काफ़ी गर्मी और ह्यूमिडिटी है, जी, जी, हमें चाहिए कि हम कम से कम 2 से 3 बार अपनी स्किन को ज़रूर क्लीन जी, करें। एक बार तो सोने के बाद जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, प्रॉपरली विद अ जेंटल क्लींजर अपने फेस को क्लीन करें, एंड सोने के पहले अपने फेस को ज़रूर साफ़ करें। एंड सेकंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि स्किन साफ़ करने के बाद आवर स्किन नीड्स मॉइस्चराइजेशन। तो कोई भी जेंटल मॉइस्चराइज़र, हेवी नहीं, उसे अप्लाई करें ताकि हमारा स्किन हाइड्रेटेड रहे। क्योंकि मैम आपने ये भी सुना होगा कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। जी, सेम गोज़ विद दिस ऑल्सो कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ त्वचा भी होती है, स्वस्थ बाल भी होता है। जी, तो अप्लाइंग सो मच ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड केमिकल्स जस्ट बाय वॉचिंग सो मेनी आई ये एड्स एंड ये, तो इससे लास्टली क्या है, हम अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। तो स्टेप 1 होता जैसे क्लींजिंग करके हम हाइड्रेशन करेंगे, जी, एंड स्टेप 3 इज़ माय पर्सनल फेवरेट इज़ अप्लाइंग सनस्क्रीन। ओके, इफ़ यू हैव चोज़न अ गुड सनस्क्रीन, तो वो आपके स्किन का बेस्ट फ्रेंड है। जी, और मैं बोलूँगी कि स्किन केयर रूटीन, अगर स्किन केयर हम कर रहे हैं, वो सनस्क्रीन के बिना बिल्कुल जी, इनकम्प्लीट रहती है। अच्छा, क्योंकि आजकल का जो पॉल्यूशन है हाँ, और जितनी धूप और गर्मी है, तो सनस्क्रीन जो है वो एक ब्लेसिंग की तरह है। तो आई वुड एडवाइस कि सभी जनरेशन को, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, अडल्ट हों या कॉलेज गोइंग एंड स्कूल गोइंग हों, सबको अपने हिसाब से, अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से सही सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो 3 स्टेप आपने बहुत अच्छा सभी के लिए बताया कि एक तो पहले क्लींजिंग हो जाए, फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। जी। जी, और ले ये सब तीनों के बाद फिर भी बच्चे जो बाहर से अगर किसी तरह का कोई ऐसा ऑइंटमेंट या किसी फेस पे कुछ ऐसे चीज़ केमिकल से जुड़े हुए कुछ ऐसा लगा लेते हैं, तो इंस्टेंट डॉक्टर के पास पहुँचने के पहले उनको ऐसा क्या करना चाहिए? डॉक्टर से पहुँचने के पहले तो मैं ही बोलूँगी कि वो जो भी क्रीम या प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जी, इनिशियली दैट प्रोडक्ट्स गिव्स अमेजिंग रिजल्ट, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ओके, 90% स्टेरॉइड कंटेनिंग होती है मैम। अच्छा, और स्टेरॉइड एक बहुत हार्मफुल केमिकल है स्किन के लिए। तो स्टार्टिंग में जब वो लगाते हैं, तो उन्हें वो जो अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। एंड जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तब तक मैम स्किन बहुत हद तक डैमेज हो चुकी होती है। जैसे स्किन की चमड़ी चमड़ी बिल्कुल पतली हो जाना, हुँ, लाल-लाल, चकत्ते-चकत्ते आ जाना, बहुत बार देखा गया है कि चमड़े पे बाल आ जाना। और हुँ, बेहद पेशेंट्स को मैंने देखा ये कंप्लेन करते हुए कि मैम जब मैं बाहर जाती हूँ, तो मुझे स्किन में ईचिंग होती है, स्किन जलता है, और ये सब जब हो जाता है तब पेशेंट्स आते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप कोई भी क्रीम लगाएँ, कुछ भी लगाएँ, काइंडली एक बार आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें। जी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कहीं भी जाकर मेडिकल शॉप से या किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर से फेस के लिए कोई भी ऑइंटमेंट, तेल या क्रीम नहीं अप्लाई करें। अदरवाइज़ एक कंडीशन ऐसा आता है मैम कि हुँ, स्किन की समस्याएँ सँभालना मुश्किल हो जाती हैं। हुँ। तो जैसे हम लोग जनरल फ़िज़िशियन से मिलते रहते हैं, हम अभी आपसे बात करने के बाद तो ऐसा ज़रूर हमको लग रहा है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट से रेगुलर इंटरवल्स पे मिलते रहना चाहिए, जी, क्योंकि आजकल बच्चे ऐड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो बहुत जाते ज़्यादा। हैं और लंबे समय तक यूज़ कर लें, इससे बेहतर है कि वो किसी प्रोटेक्टेड एरिया में उस सनस्क्रीन या जो भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, उसको किसी प्रोटेक्टेड एरिया में बॉडी के लगाएँ और वहाँ पे सब कुछ रिलीफ़ रहे, तब आगे फेस पे अप्लाई करें, ये क्या बेहतर होगा ऑप्शन? मैम फेस की स्किन थोड़ी डेलिकेट है। अच्छा, यस मैम, और स्पेशली
जो ऑइंटमेंट और क्रीम आती है वो हमारा हैंड और लेग फिर भी सह सकता है, बट स्किन जो है फेस की वो इट इज़ वेरी डेलिकेट जी। एंड स्पेशली इट इज़ मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ में हमारा फेस जो है वो सबसे ज़्यादा सन से एक्सपोजर मिलता है। तो अगर आपने स्टेरॉयड अप्लाई किया है और आप सन एक्सपोज कर रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, तो सबसे ज़्यादा डैमेज होगा वो फेस ही होगा। तो मैं तो बोलूँगी कि चाहे आप कहीं भी अप्लाई करें, किसी भी शरीर के अंग में, बट फिर भी आपको खुद से कोई भी क्रीम अपने मन से अप्लाई नहीं करना देखिए, चाहिए। ये आपसे बात करने पर एक ये मिथ बहुत क्लियर हुआ, क्योंकि बचपन से भी हम लोग ये सुना करते थे कि क्रीम को कहीं अगल-बगल हाथ में लगा लो, लेकिन किसी डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट के कहने अनुसार तो ये स्किन का फेस पे जो स्किन है और हाथ पे जो स्किन है, उनके सारे टेक्सचर्स अलग हैं, इसलिए डेफिनिटली वो फ़ायदा नहीं होगा। मैम, हमारे हमारे दिमाग में कई सारी ऐसी उलझनें रहती हैं और ख़ास करके यंगर जनरेशन के पास उलझनें बहुत हैं, आंसर भी उन लोगों को बड़ा आसान सा नेट पे मिल जाता है। मगर एग्ज़ैक्टली आपके जैसे स्पेशलिस्ट की जब राय मिलती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हम लोगों ने या हमारे आस-पास के लोगों ने पाल रखी हैं। जैसे कि अम, हम चाहते हैं कि हम बेसन हल्दी लगा लें, नॉर्मल हो सकता है कि वो बेसन और हल्दी किस तरह के स्किन टोन पे जाना है, वो नहीं पता, क्योंकि आपस में एक-दूसरे से बच्चे बात करके पर्टिकुलर ऑइंटमेंट या पर्टिकुलर होम रेमेडी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ गलतफ़हमियाँ जो आपको लगता है कि बहुत पॉपुलर गलतफ़हमी है, उस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? जी मैम, देखा है ये भी बहुत कॉमन है। हुँ, मैंने देखा है काफ़ी पेशेंट्स को आते हुए बोलते हैं कि मैम काफ़ी गर्मियाँ थी और मेरे चेहरे टैन हो गए हैं, तो मैंने नींबू लगाया है जी, एंड जी। उस नींबू लगाने के बाद मेरे चेहरे पे छोटे-छोटे दाने आ गए हैं, काफ़ी इरिटेशन हो रहा है, मैम लाल-लाल चकत्ते आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? बट सिमिलरली मैम अगर कोई अगला दूसरा पेशेंट है, वही नींबू लगा रहा है तो उसे वो प्रॉब्लम नहीं जी, हो रही है। जी। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन पर्सन ऑल्सो कि हो सकता है जो चीज़ सामने वाले को सूट कर रही है, वो आपके स्किन को नहीं नर्स सूट करेगी। इसीलिए किसी का देखा-देखी करना मैं जी, बोलूँगी कि स्किन के लिए रिस्क लेना इट वोंट बी अ गुड आइडिया। हाँ, आप देखें कि आपके स्किन को क्या सूट कर सूट रहा है, उसके हिसाब से ही काम करें। ऐसे कोई टेस्ट जिससे कि पता चल सके कि हमारा स्किन टाइप आजकल कुछ ऐप्स में दिखाते हैं, वो क्या सही रहता है? जो आपके फ़ोटोग्राफ्स को लेकर और आपके स्किन के टेक्सचर्स को बताते हैं, इस तरह के कई सारे ऐप्स देखने को मिलते हैं आजकल। तो वो सारे से सही एनालिसिस स्किन का हो पाता है क्या? नो मैम, मैं तो बोलूँगी कि बहुत करेक्ट नहीं है वो हुँ, और वो करेक्ट वे भी नहीं है स्किन ट्रीटमेंट के लिए बिकॉज़ एक फ़ेस टू फ़ेस देखना डॉक्टर के लिए, आँखों देखी स्किन की समस्या देखना और एक मोबाइल के स्क्रीन पे देखना, जी, तो इसमें बहुत डिफ़रेंस है मैम। जी, जी, जो आँखों देखी चीज़ें हैं, वो हम सामने से देख पाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, वो एक स्क्रीन नहीं कर सकता। जी, तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो रही है, तो हर फ़ील्ड में, हर क्षेत्र में वो एडवांस ही होगा। जी। तो आई वुड तो सजेस्ट कि इट विल ऑलवेज़ बी बेटर जस्ट गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट एट लीस्ट फॉर वन्स। हुँ, हुँ। आप एक बार जाके मिलिए, भले आप उसके बाद ना जाएँ, बट एक बार जी। जाके मिलिए, उनसे राय लीजिए और इस नए-नए टेक्नोलॉजी के चक्कर में अभी फ़िलहाल पड़ना सही जी, नहीं जी, होगा। जी। और सही बात है, स्क्रीन का फ़ेस और नॉर्मल जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट से आप लोग एनालिसिस करते जी हैं, मैम। वो तो अंतर आ ही जाएगा। जी तो मैम। ये सारी क्वेश्चंस जो हमने आपके सामने रखी हैं, वो इसलिए ताकि हमारे ऑडियंस ये सारे मन के उलझनों को समझ सके। कई बार हम लोग कॉलेज से एसोसिएटेड हैं, काम करते हैं, तो बच्चे आते हैं और चेहरे पे अचानक से उनके चेहरे पे बहुत दाग हो जाता है और कई बार हम टीचर्स भी कुछ राय दे देते हैं कि ये मसूर दाल लगा लो, बेसन लगा लो, ये कर लो। तो ये बात ज़रूर है कि उनको किसी अच्छे जानकार से दिखवा कर ही किसी भी तरह के क्रीम या घरेलू नुस्खे को भी इस्तेमाल किया जाए। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए ये 2 बीच वाले लोगों के लिए तो बहुत सारे स्किन वाले ऑइंटमेंट्स और चीज़ें रहती हैं। बच्चों में हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं और बहुत माइल्ड रहता है उनका क्रीम और ये सारा कुछ भी। लेकिन बुज़ुर्गों के लिए अगर स्पेशली बोले,
तो महिलाओं के लिए जो 50 प्लस हो चुकी हैं, उनके लिए किस तरह का खान-पान, किस तरह के स्किन केयर्स के लिए आप सजेस्ट करेंगे? मैम, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। लाइक आफ्टर 50 इयर्स जनरली जो फीमेल्स होती हैं दे गो अंडर मेनोपॉज एंड ऑल। हुँ, तो मेनोपॉज के बाद स्पेशली फीमेल्स में ड्राई स्किन की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जी, जो भी आती हैं, जो भी माताएं या फिर जो भी महिलाएं आती हैं, वो यही बोलते हुए आती हैं, ओपीडीज़ में मैंने देखा है या अलग अलग जगह पे, कि मेरी चमड़ी बहुत सूखती है और इसकी वजह से काफ़ी इरिटेशन है, ईचिंग होते रहती है, मैं क्या करूँ? मैं ये तेल लगाती हूँ, मैं वो तेल लगाती हूँ। द कॉन्सेप्ट इज़ दिस मैम कि आफ्टर मेनोपॉज़ फीमेल गोज़ अंडर डिफिशियंसी ऑफ ईस्ट्रोजन, जो कि हमारे स्किन में नमी को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, तो जी, जैसे ही 50 या 55 प्लस के बाद ये चीज़ होती है, जो फिज़ियोलॉजिकल मैकेनिज़्म है ह्यूमन बॉडी की, फीमेल बॉडी की, तो हम ईस्ट्रोजन को तो नहीं ला सकते वापस, जी, जी। बट हाँ, ऊपर से टॉपिकली मतलब ऊपर से लगा के इंटेंस मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करके हम बहुत हद तक अपने स्किन को ड्राई होने से और इरिटेबल होने से बचा सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें ये सुझाव देती हूँ कि जो भी इंटेंस मॉइस्चराइज़र जिसमें सेरामाइड, यूरिया या लिक्विड पैराफिन जैसी चीज़ें होती हैं, उन्हें उपयोग में लाना चाहिए। इनमें ऐसा कैपेसिटी होता है कि ये बहुत समय तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। रिटेन करती जी, है। बिल्कुल। और मतलब जितनी भी स्किन सॉफ्टनेस हो गई, स्किन जो मॉइस्चराइज़िंग हो गई, ये आपको लंबे समय तक इससे आराम रहता है। जी, तो जो भी सोप भी है, एंड आई वुड डेफिनिटली एडवाइस कि जो भी मम्मी लोग भी होती हैं या फिर कोई भी हैं बड़ी महिलाएँ, बोलती हैं कि मैं ये सोप लगाती हूँ, मैं लाइफ बॉय लगाती हूँ, तो काइंडली डू नॉट यूज़। उसमें हार्श केमिकल्स होते हैं, उसमें बाइकार्बोनेट के काफ़ी कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्किन को ड्राई करते हैं। जी। तो हम ईज़ी में जितनी भी मॉइस्चराइज़िंग सोप है वो इस्तेमाल करें और इंटेंस मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल करें, इससे आपकी स्किन बेहतर रहेगी मैम। तो 50 के ऊपर वालों के लिए तो आपने बड़ी अच्छी राय दी है जी। और आपके सामने भी एक 50 प्लस लेडी बैठी जी मैम, ही हैं और कोशिश रहेगी कि इसे हम भी अपनाएँ और कुछ बिल्कुल हद मैम। तक कोशिश हमेशा करते हैं कि इन सारी बातों को ज़रूर अपने डाइट प्लान और अपने लाइफ़स्टाइल में इसको अपना दें। अम, हार्मोनल चेंजेस जैसे अभी आपने बात ही की कि मेनोपॉज़ के बाद बहुत चेंजेस होता है। तो क्या हार्मोनल चेंजेस जिस वक़्त जो लाइफ़ साइकिल यंगर जनरेशन का होता है, जब उनके रेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो उस वक़्त के 4 डेज़ जो होते हैं, उस वक़्त तो हार्मोनल चेंजेस जी काफ़ी मैम। देखने को मिलता है। उस वक़्त के लिए क्या कोई स्पेशल केयर होना चाहिए या कुछ ऐसा स्पेशल फूड जो उनको उस वक़्त लेना चाहिए? हार्मोनल चेंजेस में मैम मैंने मेनली पेशेंट्स को देखा है कि दे यूजुअली कम फॉर एक्ने इश्यूज़, क्योंकि ओके। जैसे ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं स्पेशली जो टीनेज की फीमेल्स हैं, एंड नॉट ओनली फीमेल्स, बॉयज़ भी जो टीनेज में हैं, हुँ, वो भी एक्ने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंड फीमेल्स में स्पेशली क्या होता है कि मैम जैसे ही पीरियड्स के टाइम पे जो भी फीमेल हार्मोन्स हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, जिसे हम एफएसएच भी बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सारे हार्मोन्स का ऊपर नीचे इस तरीके होने से होता क्या है कि मैम एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। जी, बट ये तो फिर भी मैम जैसे पीरियड्स अगर ख़त्म हुआ तो ये चलिए चला जाएगा। हुँ, बट देयर इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज़ डेज़ आर, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट पीसीओएस। हुँ, पीसीओएस से बहुत सारी फीमेल आजकल ग्रसित हैं, जी, जिसका मोस्ट कॉमन फिर कॉज़ क्या हो रहा है कि हमें एक्ने हो रहा है, तो स्पेशली जॉ लाइन्स पे एक्ने देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो एक्ने की भी मैम काफ़ी वैरायटी हैं। अगर आप हार्मोनल समस्या से जूझ रही हैं, तो हुँ, आप पे एक्ने चिन ये जॉ लाइन पे मिलेगा। अगर आपको डैंड्रफ वाली इश्यूज़ हैं, तो आपको एक्ने फोरहेड पे मिलता है। हुँ, तो हार्मोनल चेंजेस अगर हो रहे हैं, तो एक्ने आपको जॉ लाइन पे मिलेगी, जिससे चाहिए कि आप कुछ ऐसा ना करके कि हाँ, मैं घर पे हूँ और इट्स जस्ट अ पीरियड वाली चीज़, हम दही, बेसन लगा लिए, नहीं। आपको अपनी गायनी के साथ-साथ अपनी जी, डर्मेटोलॉजिस्ट से भी मिलना है, हुँ, बिकॉज़ एक थॉरली हार्मोन चेकअप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जी, जी। जिससे हम प्रॉपर वे से पता कर सकें कि इफ़ पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और नॉट, एंड इफ़ येस, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ बस एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, पीसीओएस और पीसीओडी
जी ये मैम। 2 टर्म्स हैं। हुँ। इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर पाएँ? जी, बिल्कुल मैम। हाँ। PCOD इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ हुँ, एंड PCOS इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मैम, अच्छा। सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ और इज़ अ मल्टीपल फैक्टर्स। हुँ, बहुत सारी परेशानियाँ जब एक साथ होती हैं, हुँ, तब उसे सिंड्रोम्स में हम रखते हैं। हुँ, जैसे PCOS में आपके शरीर पे और स्पेशली फेस पे काफ़ी बालों का आ जाना अच्छा। एंड वेट बहुत रफ़्तार से बढ़ना, हुँ, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, ये सारे जब सिम्पटम्स हमें एक साथ देखने को मिलते हैं तो हम इसे PCOS ग्रुप में रखते हैं। अच्छा। एंड अगर मैम आपके ओवरी में सिर्फ सिस्ट अगर पाया जा रहा है हुँ, तो उसे हम PCOD मतलब सिर्फ डिजीज़ के रूप में रखते हैं मैम। ओके, ओके। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस दोनों टर्म्स को क्लियर किया। और क्योंकि यूजुअली हम लोग बातचीत के दौरान पीसीओएस और पीसीओडी में बहुत अंतर कर नहीं पाते, जी। तो हमारे दर्शकों को ज़रूर इसके डिफरेंस को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला। तो हमने जितनी भी बातें की, वो ज़्यादातर स्किन से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं, तो हमेशा फीमेल के टर्म्स में ही बात करते हैं। लेकिन देखिए आज का ज़माना जिस तरह से चेंज हुआ है, अब मेल भी अपने लुक्स के प्रति बहुत अलर्ट है। स तो क्या उनके लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे? उनके स्किन केयर के बारे में कुछ स्पेशली कुछ अलग से कुछ हमको ऐड करने की ज़रूरत होगी, या दोनों लगभग-लगभग बराबर ही हो चलेंगे? मैम, ऑलमोस्ट तो बराबर है बट स्टिल मेल जो है उनका एक्सपोज़र ज़्यादा बाहर है। वो जी। ज़्यादा उनका जाना है, ज़्यादा उनको ट्रैवल करना है, तो मैं इनको यही एडवाइस करती हूँ कि जो स्टेप्स हैं, जो कि रेगुलर स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किया हुँ, कि स्टेप 1 में हमें क्लींजिंग करनी है, स्टेप 2 में हमें हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मेल्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि उन्हें भी अपने डेली रूटीन में सनस्क्रीन को 1 नहीं बल्कि 2 से 3 बार अपने चेहरे पे लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो उनकी स्किन की थिकनेस फीमेल स्किन से थोड़ा जी। ज़्यादा होती है एंड जो कि वो शेविंग वगैरह करते हैं तो हुँ, हुँ। उनका स्किन टेक्सचर भी थोड़ा अलग होता है। जी। तो दे आर नॉट एज़ डेलिकेट एज़ फीमेल स्किन। हुँ, हुँ। इसीलिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि स्टेप सारे सेम रहेंगे मैम, बट सनस्क्रीन का जो उपयोग है अगर वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे से उसको और ज़्यादा बेहतर रूप से लाएँगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें अगर सनस्क्रीन सभी के पर्स में एक छोटा-सा रहे तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। इनफैक्ट मैम आई कैरी इट हाँ, एंड दैट्स एडवाइस माय पेशेंट आल्सो कि जी, छोटा-सा ट्यूब है, व्हाई हाँ, डोंट यू कैरी इट? क्योंकि बाहर जाना है और इसे लगाना ही है, क्योंकि तुम्हारे स्किन के लिए इससे अच्छा वरदान और कुछ नहीं हो सकता जी। है। तो मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि काइंडली कैरी सनस्क्रीन विथ यू। सनस्क्रीन में जितने भी बेहतर उसके केमिकल्स को देखते हुए ही जी खरीदा मैम। जाए, हुँ, जिस भी कंपनी का खरीद रहे हैं। हुँ। और आजकल तो कई सारे नए वेंचर्स हैं जिसमें बहुत ऑर्गेनिक सनस्क्रीन्स भी मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि स्किन के टेक्सचर को बनाए रखने के लिए न्यूट्रिशन की तो बहुत आवश्यकता होती है। यस मैम। तो स्पेशली जो हम लोग समझते हैं कि ऑरेंज, लेमन इस तरह के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करें ताकि मॉइस्चर बना रहे हमारे स्किन में। तो ये कहाँ तक सही है? किस हद तक हमें किसी और प्रोडक्ट की भी ज़रूरत होगी? नेचुरल है कि फ्रूट्स तो रेगुलर रूटीन में होना चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल फ्रूट्स जो हम इस अपने डाइट प्लान में उसको इंक्लूड करें, उसके बारे में कुछ बताएँ? बहुत सही बात है मैम ये। डाइट हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ आवर स्किन हेल्थ। मैं तो बोलूँगी एंड नॉट ओनली स्किन, ओवरऑल बॉडी एंड इन फैक्ट आवर हेयर ऑल्सो। हुँ, तो डाइट का एक बहुत अहम रोल है। जी, स्पेशली मैम सीज़नल फ्रूट जो आते हैं, मैं बोलूँगी कि जैसे-जैसे सीज़नल फ्रूट आते हैं, हमें सबको सीज़नल फ्रूट का उपयोग ज़रूर करना जी। चाहिए। एंड आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो ऑरेंज है और जो लेमन है, दीज़ आर सिट्रस फूड हुँ, एंड हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी, हुँ, हुँ। जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैम देयर आर फ्यू फ्रूट्स एंड अलग-अलग सब्जियां हैं और अलग-अलग सीड्स हैं जो कि खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं मानती हूँ कि नंबर 1 पे हमें सबसे पहला प्राइज़ तो पानी को देना चाहिए, जी, जी, बिकॉज़ जी। इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, यू शुड कंज़्यूम 3 टू 4 लीटर्स पर डे। जी। एवरी डे 3 से 4 लीटर पानी तो आपको बिल्कुल पीना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन है तो स्किन में चमक है, स्किन में रौनक है जी। मैम। एंड सेकेंडरी सिट्रस फूड जैसे
नींबू हो गया, हम्म, संतरा हो गया, मौसमी हो गया एंड स्पेशली आंवला, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है, वो स्किन के रिजुविनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैम। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अभी आजकल आपने सुना होगा मैम, चिया सीड्स का काफ़ी जी, नाम जी। लेते हैं। चिया सीड्स एंड कोकोनट वाटर, दे हैव अ स्पेशल capacity to hold water again this has a capacity to hold water in your cells। ये आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, चेहरे में ग्लो एंड शाइनिंग ये सब लाता है मैम। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने सुना होगा कि ठंड के सीज़न में जब गाजर आता है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। इसके पीछे भी एक बहुत साइंटिफिक कारण है मैम। गाजर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, एंड विटामिन ए से ही बनता है रेटिनॉल। आपने सुना होगा कि आजकल बहुत सारे एड्स में आता है कि रेटिनॉल लगाइए, ये क्रीम है, तो रेटिनॉल का कंजम्पशन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इसको अप्लाई कीजिए। ये स्किन के टर्नओवर को इंक्रीज़ करता है मैम मेडिकल टर्म में। अगर इसे हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो ये डेड सेल्स को रिमूव करके फ्रेश सेल को ग्रो करवाता है। तो अगर हम अच्छे मात्रा में गाजर खाएं, कैरेट लें, तो हमारे शरीर में विटामिन ए का बहुत अच्छा एक बूस्ट होगा और हमारी न्यू सेल्स रिजुविनेट होंगी, न्यू सेल्स आएंगी, जिससे हमारी त्वचा हमेशा ग्लो एंड फ्रेश रहेगी। तो ऐसे हम लोगों को तो अभी के जो मार्केट में हर सब्जी, हर फल, हर वक्त मिल जाते हैं जी। लेकिन आपसे ये समझ में आया आपसे बातचीत करके कि जो सीजन में जिस तरह के जो फ्रेश गाजर मिल रहे हों, आज के समय में जो मिल रहे हैं और जाड़े में जो गाजर मिलते हैं, उनके प्रोडक्टिविटी में, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू में भी अंतर होता है। तो जो उस वक्त के सीजनल फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसको लिया जाए। We should must consume that। जी, बहुत बढ़िया। और ये सफ़र जारी रखते हुए अब हम आते हैं अपने बालों के ऊपर। हेयर में तो बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन में बालों का झड़ना, लगातार बॉल्ड पैचेस हो जाना, ये सारी बातें अब बहुत रेगुलर हो गई हैं। भले ही उसको ट्रांसप्लांट कराना या किसी और तरह से विग अप्लाई करना और कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने ओरिजिनल हेयर को कितना बचा सकें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें हमारा प्रश्न ये है कि जब हम अपने ज़माने में बच्चों को याद करते हैं तो उनका मुंडन कई बार हुआ करता था। एक स्टैंडर्ड टाइम पे तो मुंडन हुआ, लेकिन बार-बार उसको मुंडन किया जाता था और कहते थे कि बाल बहुत बेहतर होगा, बाल तो घने होंगे। बाल घने होंगे। तो ये कहाँ तक सही है? और अभी के जनरेशन में बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बाल की समस्याएं थोड़ी कम हो? बहुत बेहतरीन सवाल है ये, और मैं तो ऑलमोस्ट एवरी डे अपने प्रैक्टिस में ये देखती हूँ, चाहे जिस भी उम्र के लोग हैं, अभी तो बच्चों में भी, अडल्ट्स में, यंगस्टर्स में और बुज़ुर्गों में भी बाल झड़ने की समस्या बहुत कॉमन है। सारे एज के बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो 19 साल, 18 साल, 15-15 साल के बच्चे आते हैं कि मैम मेरे बाल बहुत गिरते हैं। तो आई वुड से कि मैम इसका सबसे पहला कॉज जो है आजकल का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। बिकॉज मैम जो डाइट हम पहले के ज़माने में लेते थे वो डाइट आज नहीं है, और अगर है भी तो हमारा टेस्ट बड हमें अलाउ नहीं करता है कि हम वो अब पौष्टिक चीज़ें खाएं। वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स जंक फूड्स एंड ऑल, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे स्किन, हमारे बाल और ऑर्गन्स को हो रहा है मैम। तो मैं ये बोलूँगी कि जितनी भी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, जो कि 3-4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बाल के ग्रोथ के लिए, दैट इज़ विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन एंड कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारी ही चीज़ें आजकल की जनरेशन लैक कर रही है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड्स। तो इसी वजह से उनको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। पहले के ज़माने में हम सब चीज़ें हमें ज़बरदस्ती मम्मी, नानी, दादी खिलाई, एग्जैक्टली मैम। और आज तो है कि नहीं, एक टाइम पिज्ज़ा है तो एक टाइम बर्गर है। तो ये चीज़ें हैं मैम। और दूसरी बात है कि सारे जनरेशन्स के लोग
आजकल छोटी छोटी बच्चियों में भी थायराइड डिसफंक्शंस बहुत देखे जाते हैं मैम, चाहे हाइपोथायरॉइडिज्म हो या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म। अगर ये समस्याएं से महिलाएं या पुरुष भी गुजर रहे हैं तो आपको बाल गिरने की समस्याएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कई बार ऐसा देखे हैं फैमिली में भी और आसपास में भी, बच्चों को देखते हैं कि जब बाल गिरने लगा और कहीं से पैच होने लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि शायद मेरे यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो उनमें एक डिप्रेशन की भी भावना हो जाती है और वो बहुत कटे कटे रहने लगते हैं। तो उस वक्त आपको ऐसा परिवार को क्या करना चाहिए? आप तो स्किन और हेयर की डॉक्टर हैं, लेकिन उस वक्त वैसे पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस तरह से मोटिवेट करती हैं ताकि बच्चे अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दें और ये जो प्रॉब्लम है उसको फेस करने की शक्ति भी रहे उनमें? जी मैम, बच्चे तो आते हैं काफ़ी, तो सबसे पहला चीज़ अगर डर्मेटोलॉजी में हमें मैम सिखाया जाता है तो वो है पेशेंट्स काउंसलिंग। जी जी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। हम्म, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को काउंसिल करें कि देखो जो भी अभी तुम्हारा बाल जा रहा है वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ाई का या फिर करियर का। आगे आगे बहुत देर आर मल्टीपल थिंग्स जिससे तुम्हारे बाल आ जाएंगे, बट ये भी नहीं है कि मैम पेशेंट्स को गलत होप देते हैं हम कि हाँ कि तुम्हारे बाल 100% आ जाएंगे। तो पेशेंट को मैम इस तरीके से काउंसलिंग करना पड़ता है कि अगर आपके परिवार में या जेनेटिक आपके फादर या फोर फादर्स को बाल की समस्या थी तो आपके भी बाल वैसे जाएंगे, बट दे आर फ्यू मेडिकेशंस जो आजकल आए हैं, हम बाल को फिर भी बचा सकते हैं। तो और प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, यही बोलती हूँ कि थोड़ा उसे हम डिले कर सकते हैं कि तुम अपने यंग टाइम पे बाल से बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बाल से बिल्कुल हट जाओगे, बाल रहेंगे तुम्हारे, बट थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा पेशेंस रखो। जस्ट मैम हेयर की एक ये भी बात है कि हेयर में काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेयर को बोला जाता है कि वंस इट इज़ गॉन तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट बैक। यस। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो तो हमको एक्सेप्ट करना होगा कि वो एग्जैक्टली मैम। लेकिन अभी के समय में ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, महंगे ऑप्शंस भी हैं लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में भी बहुत मैम, अफोर्डेबल प्राइस में आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ओपीडी बेसिस पे भी करते हैं, लाइक पीआरपी जिसे इंजेक्शंस देते हैं हम, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, जीएफसी बोलते हैं, वो भी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, ग्रोथ फैक्टर जिसमें हम लोग डालते हैं। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो कि अब हेयर ट्रांसप्लांट के पहले करते हैं हम लोग। तो हेयर ट्रांसप्लांट इज द लास्ट रिसोर्ट कि अगर अब कुछ नहीं बचा है आपके पास, देन वी कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये बोलकर हम उनमें उम्मीद जगा सकते हैं, एंड बट एट द सेम टाइम वी नीड टू डू काउंसलिंग एज वेल कि जेनेटिक वाली चीज़ें हैं, मैं तुम्हें मेडिकेशन देके थोड़ा इस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर दूंगी, बट डोंट बी स्ट्रेस्ड, बाल तुम्हारे रहेंगे, बचेंगे, इसलिए पेशेंस रखो, शांत रहो। जी। तो बाल और स्किन की तो बहुत सारी बातें हमने की और बहुत ही आवश्यक जानकारियां हमने आज शेयर की। और किस तरह के, जब पटना आपने अपने प्रैक्टिस को यहाँ शुरू किया तो और किस तरह के अड़चने आई आपको? मैम एज सच अड़चने तो मुझे बहुत अभी देखने को तो नहीं मिला है, बट बाय गॉड ग्रेस किस्मत है आप। थैंक यू मैम, आगे भी ऐसे और ही आपको देख के बहुत लोग इतने खुश हो जाएंगे कि वो लोग इलाज तो करवाएंगे, आपकी मुस्कुराहट भी बहुत कुछ उनकी समस्याओं को बहुत रिलीफ दे जाएगी। तो हम वैसे भी कई बार हॉस्पिटल्स में हम लोग ऐसे भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो जिस तरीके से, कहना तो नहीं चाहिए, मगर कई बार जब पेशेंट जा रहे हैं तो उनकी छोटी सी भी बीमारी बहुत बड़ी लगती है पर्सनली, और डॉक्टर्स अगर मुस्कुराते हुए जवाब दे तो आदमी में तसल्ली ज़्यादा हो। जी मैम। कई बार हार्ट पेशेंट्स के सामने डॉक्टर ऐसा बोल देते हैं या किसी और सीरियस पेशेंट्स के सामने, तो ये उम्र के साथ ये ज़रूर है। हम भी डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं और आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होंगे, तो ज़रूर आप लोगों का प्यार से बोलना मरीजों पे बड़ा असर करता है। जी मैम, इट्स अ काइंड ऑफ टॉनिक फॉर अस, आई मस्ट से। जी। बहुत बहुत अच्छा लगता है मैम, और ये बहुत ही बेहद अनोखा अनुभव है मैम। वो आपको खुल के नहीं बोलेंगे, बट जब आपके पेशेंट आपकी सूझबूझ से बनाई डायग्नोसिस एंड आपके कलम से लिखी हुई दवाइयों से ठीक हो जाते हैं ना, और वो जो शुक्रिया अदा करते हैं, वो मुस्कुराहट
जो जी, मुस्कुरा के शुक्रिया अदा करते हैं, वो एक ब्लेसिंग की तरह होती है मैम, जो कि मैं बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, मैं जी, डिस्क्राइब भी जी। नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी का मोटो था और बहुत ही अनोखा अनुभव है मैम, वो बहुत ही सूदिंग फीलिंग है, ब्लेस्ड फीलिंग है कि मेरे लिखे हुए चीज़ से अगर कोई इंसान ठीक हो रहा है, किसी की बीमारियाँ जा रही हैं, तो मैं भी ब्लेस्ड हूँ भगवान की कृपा से कि जी। मुझ में इतनी सुबुद्धि आई, इतनी हिम्मत है और इतनी मुझ में समझ है कि मैं कुछ लिख कर उन्हें सलाह दे के उन्हें ठीक कर सकूँ। तो ये जॉब सैटिस्फैक्शन बहुत मिलता है बहुत और ज़्यादा मैम। डॉक्टर तो भगवान के रूप होते हैं और उन भगवान थोड़ा मुस्कुराएँ तो ज़्यादा जी बेहतर भी मैम। रहता है। और कई बार आजकल हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंसेस बहुत आज ये बात करने का समय नहीं है मगर फिर कभी आपसे बातें होंगी तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में जिस तरह से पेशेंट्स के साथ बिहेवियर होता है उसमें थोड़ा बदलाव का ज़रूरत अब महसूस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब क्या है अफोर्डेबल एंड रीचेबल मेडिकल फैसिलिटीज़ है। यस मैम। तो हर तरह के लोग शायद वो मन के भ्रम से भी चले जाते हैं, रेगुलर चेकअप के लिए भी चले जाते हैं। तो वैसे लोगों के साथ और सीरियस पेशेंट्स के साथ थोड़ा डेलिकेटली डील तो करना ही जी होगा। मैम। ये सारी बातें तो हमने जॉब और इससे की, लेकिन आपका कोई पैशन कब जैसे आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गई, भाई डॉक्टर की ज़िंदगी बड़ी बड़ी मेहनत की और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब आप स्ट्रेस होती हैं, तो आप स्ट्रेस रिलीज़ क्या करती हैं? भाई हम तो स्ट्रेस्ड होते हैं, तो कुछ सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं, कुकिंग का बड़ा शौक है। हमारे अ, उम्र में लोग कुकिंग बड़ा बढ़िया और बड़े शौक से करते थे। अब तो समय ऐसा बदलाव हो गया है कि कुकिंग करिए तो खिलाएँगे किसे? सब बच्चे तो बाहर ही हैं अब। अब यही ज़िंदगी है और इसी ज़िंदगी के साथ हम जी रहे हैं। तो आप लोग तो यंग जनरेशन हैं और अभी ज़िंदगी के बहुत लंबे सफ़र आपके सामने है। तो आप जैसे लोगों से बात करने से और उत्साह हम लोग जैसे लोगों की और उत्साह में वृद्धि होती है कि कम से कम हमारा फ्यूचर तो आप लोगों के हाथों में सेफ है। हमारे बच्चों का फ्यूचर आप जैसे डॉक्टर्स के हाथों में सेफ है। लेकिन फिर भी आपके लिए भी तो कुछ टॉनिक चाहिए। हम तो डॉक्टर से इतना एक्सपेक्ट करते हैं, उनका टॉनिक क्या है? और आपका अपने आप को अच्छे से रखने का क्या टॉनिक है मैडम? मैम सेल्फ मोटिवेशन है, जो सेल्फ कभी-कभी लगता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा जब एक्सर्शन हो जाता है तो इट्स लाइक कि आई एम डन विथ एवरीथिंग, बट स्टिल लगता है कि नहीं, यही तो मुझे चाहिए था और जी, आज मैं जब इस मुकाम पे हूँ तो मैं क्यों हार रही हूँ? तो फिर एक ये सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ बूस्ट खुद ब खुद आता है। जी। एंड साथ ही साथ मैं जब बहुत लो फील करती हूँ तो आई हैव सर्टेन फ्यू हॉबीज़ जिसे मैं जी। पसंद करती हूँ करना। मी टाइम बस, मिला। बस, 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 वहीं तक तो मुझे पहुँचना था, वो जो फ़िज़िक्स में भी हम पढ़ाते हैं साइंस में, तो न्यूक्लियस तक पहुँचने की ये क्वेश्चन पूछने की मेरी मेन मकसद यही थी कि न्यूक्लियस तक पहुँचे और वो जैसा मुझे जानकारी मिली है, आप स्कूल से, कॉलेज से के दौरान आपको संगीत से बड़ा लगाव है। बहुत मैम, जी, बहुत, इट्स अ पैशन फॉर मी जी। एंड आई फील वेरी रिलैक्सिंग। मतलब मुझे गाना सुनना, गाना गाना बेहद पसंद है। कौन से ऐसे सिंगर हैं जिन्हें आप कुछ तो बेवक्त गुनगुनाना चाहती हैं, मैम करती चाहती हैं या करती हैं? हम सबकी फेवरेट हमारी लता जी जी, बहुत ही ज़्यादा, और पहले गीता दत्त जी का भी सॉन्ग मैं काफ़ी सुना करती थी। जी, मेरी मम्मी सुना करती थी तो मैं भी सुना करती थी। जी, एंड एवरी टाइम बचपन से जब भी किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया तो हमेशा मम्मी ने ही सॉन्ग सेलेक्ट किया है, एंड हाँ, स्पेशली लता जी के सारे गाने जी, जो सेमी क्लासिकल वगैरह हैं तो वो अच्छा। मैं तो गाया करती ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग भी हुई है आपकी? स्टार्टिंग में मैम कुछ सालों तक किया था, फिर हुँ, पढ़ाई है, ये है, फिर जी, बीच में जी, सभी ट्रेनिंग फिर लोग तो नहीं कर पाया। अगर गुस्ताखी ना हो तो 2-4 लाइन गुनगुना दें, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या बात हो जाएगी। हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी जी, मैम। लग जा गले कि फिर हँसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हमको मिली है
घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में वो बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर। क्या बात है, क्या बात है मैडम। थैंक यू मैम। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने तो मुझे मंत्रमुग्ध ही कर दिया। so much, और आवाज में क्या लचक है। कुछ थोड़ी बहुत संगीत की साधना से जुड़ी रही हूँ, तो जो लचक आपकी आवाज में है वो बहुत बहुत सुंदर, दिल को छूने वाले आवाज। और शायद कला के क्षेत्र में भी अगर आप जाती तो वहाँ भी नाम रोशन करती। बिल्कुल मैम। आज का ये सफर बड़ा ही सुहावना रहा। स्किन की बातें, डॉक्टर की बातें, और साथ साथ एक इतने प्यारी सी मधुर सी गीतों के साथ हम लोगों ने जो आज सफ़र तय किया है, यही तो ज़िंदगी है। जी मैम, यही तो ज़िंदगी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ आने का। आप आते रहें, आप नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करते रहें। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वाति सुमन, उनके सफ़र और उनकी ज़िंदगी के कुछ चंद लम्हे हम लोगों ने साथ शेयर किए हैं। आपका सफ़र तो कमाल का है, और मैंने आपके लिए कुछ चंद लाइनें सोची हैं जो आपके जुनून और मेहनत को समर्पित है। मेहनत की राहों पर चली स्वाति की कहानी, हर मुसीबत को आपने हिम्मत से हराया है। चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल में उम्मीद, हर पेशेंट के लिए बन गई स्वाति एक नई उम्मीद और एक नया उमंग। रास्ते मुश्किल थे पर हौसले बुलंद थे, सपने उनके जो मेहनत से सच हुए। स्वाति ने दिखाया अगर कभी भी मुश्किलें आती हैं तो उन्हें हौसले से जीता जा सकता है। उनकी कहानी हर किसी के लिए एक अनोखा योग है। तो दोस्तों, स्वाति जी जिससे हमने अभी आपकी मुलाकात करवाई, उनके सपने और आगे सच होते जाएं और उनकी जुनून की कहानी और आगे बढ़े। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ उनके अपने कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जियो जिंदगी विद अपराजिता में आने के लिए हमेशा आते रहें, मिलते रहें और सुनते सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान, एक नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों सपनों के पीछे चलते रहिए और चलते रहिए। यही तो है जिंदगी। धन्यवाद।